हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और चहल एकेडमी आपके लिए लेकर आई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज जो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी और आपके यूपीएससी क्लियर करने के चांसेस को भी इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। हम 1995 से लेकर 2023 तक के 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1995 के पॉलिटी के क्वेश्चंस को। लेकिन इससे पहले मैं शुरुआत करूं, आपके लिए खुशखबरी है, चहल एकेडमी लेकर आया है चहल एकेडमी का प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम 2025, जो 4 महीने का एक मॉड्यूल है। 13 जनवरी को स्टार्ट होगा, जिसमें आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस को मल्टीफोल्ड्स इंप्रूव किया जाएगा। आपके प्रीलिम्स के मार्क्स को बूस्ट करने में आपकी हेल्प की जाएगी। कैसे हेल्प की जाएगी? डेली बेसिस पे आपको डेली टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। 500 घंटों से ज्यादा की आपकी क्लासेस है, 4 महीने ये मॉड्यूल चलेगा। करंट अफेयर स्पेशल सेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। पीवाईक्यूज डिस्कशंस आपको अलग से देखने को मिल रहे हैं। इसमें जनरल स्टडीज मंडे टू फ्राइडे आपको फंक्शन करती हुई दिखेगी। सीसैट वुड बी ऑन वीकेंड, सैटरडे एंड संडे, एंड करंट अफेयर्स के एवरी सैटरडे 4 to 7 स्पेशल सेशन लिए जाएंगे और 4 महीने के अंदर पूरे पिछले 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे जो यूपीएससी आपसे एक डायनेमिज्म मांगता है आपकी प्रिपरेशन में, उस चीज को भी फुलफिल करा जा सके। ये लाइव ऑनलाइन मोड में चलने वाला है मॉड्यूल। इसके जीएस, सीसेट और करंट अफेयर्स अगर आपको तीनों मॉड्यूल लेने हैं तो आपको पे करना है मात्र 14,999 रुपीज। लेकिन अगर आपको लगता है सीसेट आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो आप जीएस और करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं इन 12,999 रुपीज। सो रजिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज़ वी ओनली हैव लिमिटेड सीट्स। थैंक यू सो मच। चलो हम मूव करते हैं अगले अपने मेन काम की तरफ, बैक टू बेसिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हमें करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या डिस्कस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज अबाउट which of the following matters on which constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislatures of not less than half of the states। आसान भाषा में ये बोल रहे हैं, जब किसी संविधान में संशोधन करना होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, तो वो कौन सा ऐसा मैटर है या कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसके लिए आपको 368 की मेजोरिटी के साथ साथ आधे से ज्यादा स्टेट्स के रेटिफिकेशन भी लगेगा। आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी की बात करता है, दैट इज मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। इसके साथ साथ अगर कोई भी फेडरल मैटर इंपैक्ट होता हुआ दिखता है तो उसमें आप 50% से ज्यादा स्टेट्स की रेटिफिकेशन की भी डिमांड करते हो। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सेकंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, थर्ड इज एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, एंड द फोर्थ इज एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। सी, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है 1 2 3, 1 through 4, 1 3 4 और सेकंड, थर्ड और फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इंडिविजुअली नहीं देखते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का क्लास देखते हैं एक बार। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो अगर किसी भी तरीके से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को चेंज किया जा रहा है तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाला कंपोजिशन या एस्पेक्ट भी डिफर कर सकता है। मतलब स्टेट की पावर्स पे एक इंपैक्ट है। तो सर्टेनली इट्स अ फेडरल मैटर, तो इसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन लगेगी अंडर आर्टिकल 368। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। स्टेट्स किस तरीके से यूनियन या पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होते हुए दिखेंगे, अगर इसमें कुछ बदलाव करना है तो सर्टेनली आप स्टेट की पावर को ऑल्टर कर रहे हो, बेसिकली डायरेक्टली इंपैक्टिंग द फेडरल एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, और जहां जहां ये सेपरेशन ऑफ पावर इंपैक्ट होता हुआ दिखता है, या तो यूनियन इंटरफेयर करता हुआ दिखे स्टेट में या स्टेट इंटरफेयर करता हुआ दिखे यूनियन में, इसे हम बोलते हैं फेडरल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहां भी ये चेंज होंगे हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी आपको जरूरत, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, इसमें भी आपको फेडरल एस्पेक्ट चेंज होता हुआ दिख रहा है। एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, यहां हम 7th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। इसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों स्टेट एज वेल एज यूनियन, स्टेट लिस्ट के ऊपर केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट में कुछ कंडीशंस हैं, स्टेट लिस्ट के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फिलहाल एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कंकरेंट लिस्ट की थोड़ी सी। पार्लियामेंट और स्टेट अगर कंकरेंट मैटर पर लॉ बनाती हैं तो किसको डोमिनेट करेगा? पार्लियामेंट का लॉ डोमिनेट करेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर स्टेट ने कंकरेंट मैटर पे कोई बिल बनाया है और वो टसल में है पार्लियामेंट के साथ, लेकिन स्टेट ने वो बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर रखा है, तो ऐसे केस में स्टेट का बिल जो है वो डोमिनेट कर जाएगा ओवर द पार्लियामेंट्री बिल। तो ये एक एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट रेफरल के अगर स्टेट ने अपना बिल रख रखा है तो कंकरेंट मैटर्स में स्टेट बिल डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट फिर से एक और बिल निकाल दे सेम मैटर के ऊपर तो फिर वो नलीफाई कर देगा स्टेट एक्ट को, राइट।
अब पहले तीन हमें पता चल चुके हैं कि ये तो फेडरल मैटर इंपैक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से स्टेट मैटर अगर यूनियन के पास जा रहा है, यूनियन मैटर स्टेट के पास आ रहा है, तो सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरल इंपैक्ट होता, फेडरलिज्म इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये तो सर्टेनली पहले तीन ऑप्शंस तो करेक्ट हो चुके हैं। एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए ये 368 के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। इसके लिए स्टेट असेंबली के अंदर आपको एक रिजोल्यूशन निकालना पड़ता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन और द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन करेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली खुद करेगी उस पर्टिकुलर स्टेट की। वो एक रिजोल्यूशन पास करेगी, कौन सी मेजोरिटी से? 368 वाली मेजोरिटी से, मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, राइट। और उसके बाद ये रिजोल्यूशन पास करने के बाद जाएगा ये पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजोरिटी से रेटिफाई कर देगी और वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी या फिर हट जाएगी। अब ऐसे केस में इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता। रीजन बीइंग क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केवल पार्लियामेंट में शुरू हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में शुरू नहीं हो सकता। और इसकी शुरुआत ही कहां होती है? स्टेट लेजिस्लेचर में। मेजोरिटी सेम है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट आप साइडलाइन कर दोगे तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकल आया है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों मैटर्स में आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ये आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है कि इसमें से एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का कब चाहिए होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, 7 शेड्यूल हमने डिस्कस कर लिया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। मूविंग ऑन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में राइट टू वोट की पावर होती है? हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये जो लोकसभा के लोग इलेक्ट होके जा रहे हैं, जो राज्यसभा के लोग इलेक्ट होके जा रहे हैं, तो इस इलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन वोट कर सकता है? दोनों में कौन वोट करता है? सबसे पहला ऑप्शन ए इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहली चीज ये राज्यसभा के इलेक्शंस में किसी भी तरह इन्वॉल्व आपको देखने को नहीं मिलते, तो ये एलिमिनेट हो चुके हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये खुद के इलेक्शंस में आपको इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखते, या लोकसभा में एज अ जनरल कैंडिडेट ये वोट करते हैं दो, लेकिन राज्यसभा इलेक्शंस में इनका कोई लेना देना नहीं है, अपर हाउस के इलेक्शंस में इनका कोई लेना देना नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर स्टेट लेजिस्लेचर, सी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, इसमें तो आपको इलेक्शंस वैसे भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता, तो सी भी हमारा क्या हो जा रहा है? सी को भी हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो हमें पता चल चुका है ना तो लोकसभा के मेंबर्स दोनों इलेक्शंस में वोट करते हैं, ना राज्यसभा के, ना ही विधान परिषद के मेंबर्स दोनों इलेक्शंस में वोट करते हुए देखेंगे। ऑप्शन क्या बचा हमारा प्यारा सा फोर्थ ऑप्शन, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आसान भाषा में लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो लोकसभा इलेक्शंस में भी वोट करेंगे और वो राज्यसभा के इलेक्शंस में भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। दे आर द एक्चुअल वोटर्स इन द राज्यसभा इलेक्शंस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आता है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं वो लोकसभा इलेक्शंस में भी वोट करते हैं एज अ इंडिविजुअल वोटर, और जब राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं तो एज एमएलएज इनडायरेक्ट इलेक्शंस को वही कंडक्ट कर रहे हैं, वही वोट कर रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड का करेक्ट ऑप्शन हो गया है डी, राइट। आपको आई गेस समझ में आ चुका होगा। दिस द एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपसे बोला, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली वोट करते हैं राज्यसभा इलेक्शंस के अंदर भी और लोकसभा इलेक्शंस के अंदर भी। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। इसको आप देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन हमें ये देखना है, ये पूछा ये जा रहा है हमसे कि देखो भाई ऐसी कौन सी चीज है जो संविधान में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी हुई है, अलग से नहीं बताई गई है, लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के तौर पे उसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी द मेंबर ऑफ लोअर हाउस। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो केवल लोअर हाउस से हो सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जब तक आप सोचिए। प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस। अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है प्रधानमंत्री के पास तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। बात तो सच है, पर क्या ये इस कंडीशन को अप्लाई करती है या ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करती है, इस पे हमें फोकस करना है। जितने भी पार्ट्स हैं भारत के उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर रिप्रेजेंट करना जरूरी है। अच्छी बात है, सुनने में भी सही लग रहा है, पर क्या ये क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करेगी या उस एस्पेक्ट में फिट बैठ रही है? लास्ट वन इज, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही नहीं है, दोनों ही ऑफिस एक साथ छोड़ दे रहे हैं, तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो उनकी जगह जाके प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा। सॉरी, अब ऐसे स्टेटमेंट के बाद खांसी आएगी, ये तो ऑप्शन डेफिनेटली गलत है, ये फैक्चुअली ही गलत है। मतलब इसमें तो आपको ऊपर वाली कंडीशन को फिट करने की जरूरत भी नहीं है, ये फैक्चुअली ही गलत है। द रीजन बीइंग, स्पीकर नहीं करता अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते, ईदर इट वुड बी सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट जज, जो आपको हेड करता हुआ दिखेगा, उस पोजीशन को होल्ड करता हुआ दिखेगा इन द एब्सेंस ऑफ या इन द एब्सेंस ऑफ वैकेंसी
इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब पहले 3 ऑप्शंस हमें देखने के, इनमें से कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन कन्वेंशन के तौर पर फॉलो किया जाता है। पहला ऑप्शन, फाइनेंस मिनिस्टर लोअर हाउस से होना चाहिए। देखो जी, अगर हम विदेश में रह रहे होते, अंग्रेज होते, इंग्लैंड में रह रहे होते या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे होते तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन वी आर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे यहां राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री उठ के आ सकता है, राज्यसभा से भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उठ के आ सकते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे क्योंकि हमारे यहां कोई कन्वेंशन नहीं है और ना ही संविधान में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि लोअर हाउस से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, वो किसी भी हाउस से हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, बट बीइंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि सरकार तभी तक चलेगी जब तक उसकी इलेक्टेड या लोअर हाउस में मेजॉरिटी मेंटेन्ड है। अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो अपनी सरकार को कंटिन्यू नहीं करेगा और उसे रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसे होल्ड पे रखते हैं, ये अभी करेक्ट फील होता है हमें। थर्ड ऑप्शन इज ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सी, ये कोशिश की जानी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, इसकी कोशिश भी करनी चाहिए। ये कन्वेंशन के तौर पे भी उठाया गया है, बट इट इज नॉट एक्चुअली एन कन्वेंशन, इट इज नॉट अ कन्वेंशन एज सच, अनलाइक बी ऑप्शन जो सच में पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि जब तक मेजोरिटी नहीं होगी तभी तक आप पावर है, अगर मेजोरिटी नहीं है तो आप पावर से बाहर हैं। तो सी ऑप्शन भी हमको यहां गलत होता हुआ दिखता है। तो द करेक्ट ऑप्शन जो हमें नजर आ रहा है दैट इज बी, प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। तो द क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द प्राइम मिनिस्टर वन, which is not explicitly mentioned in the constitution but it is followed as a parliamentary convention or a convention, right? Moving on, ऑप्शन इज, जैसे आप देख सकते हो, द करेक्ट आंसर इज 2। फाइनेंस मिनिस्टर वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर वाला एस्पेक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, एंड दिस इज द सी एंड डी पार्ट ऑफ इट जो मैंने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जज वाली बात भी आपको बता दी थी। अब एक और क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 156, राइट? ऑफ कोर्स 156 सबसे पहले सुनते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि गवर्नर की बात चल रही है। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years from the date on which he enters upon his office. Which of the following can be deduced from this? ये बोल रहा है आर्टिकल 156 कि जी गवर्नर जो है वो 5 साल का टर्म है उसका, कब से काउंट होगा? जिस दिन उसने अपने ऑफिस में कदम रखा, राइट? अब इससे आप क्या क्या पता कर सकते हैं, क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं? पहला आपको स्टेटमेंट दे रखा है, नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस अंटिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। 5 साल से पहले किसी भी गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 5 years। कोई भी गवर्नर 5 साल से ज्यादा अपने ऑफिस में कंटिन्यू नहीं कर सकता। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। काफी आसान क्वेश्चन है ये। देखो गवर्नर, मैं ये नहीं बोल सकते आप कि इट इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो, इट्स नॉट, इट्स द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव हम बोलते हैं गवर्नर को, लेकिन वो उसके लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते, उसे डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है और अपने डिस्क्रिप्शन पे उसे हटा भी सकता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहली चीज, यस गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज 5 year टर्म्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वो 5 साल से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता। जी बिल्कुल कंटिन्यू कर सकता है, 5 साल से ज्यादा भी कंटिन्यू कर सकता है, तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक उसे रिप्लेस करने वाला कोई अगला गवर्नर नहीं आ जा रहा। गवर्नर ऑफिस को आप खाली नहीं छोड़ोगे। गवर्नर तब तक कंटिन्यू करेगा अपने ऑफिस में टिल द टाइम जो अगला कैंडिडेट है, जो स्टेट का, उस यूटी का गवर्नर बनने वाला है, जब तक वो उसे रिप्लेस नहीं कर देता। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिल रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, नीदर 1 nor 2 कैन बी सेड टू बी करेक्ट इन बोथ दी स्टेटमेंट्स, राइट? तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो चुका है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, गवर्नर कंप्लीशन ऑफ टर्म से पहले भी रिमूव किया जा सकता है और अपने ऑफिस के बाद भी कंटिन्यू, 5 साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, if in an election to a state legislative assembly the candidate who is declared elected loses his deposit, it means that, देखो ये अगेन एक एनालिटिकल सोचने पे मजबूर करेगा ये सवाल भी आपको। इसमें बोला गया है कि विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस में अगर किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है तो हम क्या मान के चलें, क्या कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से उसकी जमानत या डिपॉजिट पूरी तरीके से लूज कर चुका है अपना, जिसे हम आसान भाषा में जमानत जब्त बोलते हैं। पहला, दी पोलिंग वाज वेरी पुअर, कि जी इलेक्शन प्रोसेस जो कंडक्ट किया गया था वो पूरा था। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कंडक्ट कराया गया।
इलेक्टेड कैंडिडेट की जो विक्ट्री है वो अपने नियरेस्ट राइवल से बहुत कम मात्र की थी, मतलब बहुत कम नंबर से डिफरेंस, बहुत कम नंबर का डिफरेंस आपको दो कैंडिडेट्स के बीच में देखने को मिला, इसलिए एक की जमानत जब्त हो गई। या दूसरा है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर वेरी लार्ज इन द इलेक्शंस। सी, इसका जवाब आप तब दे सकते हो जब आपको यह पता हो कि इंसान इलेक्शन में अपनी डिपॉजिट कब लूज करता है या फिर उसकी जमानत जब्त कब होती है। इसकी कंडीशन है अगर आप इलेक्शंस के अंदर 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स से 1/6 ऑफ टोटल वैलिड वोट्स अगर आप नहीं मिल पाए हैं, आपको आपके पास जो वोट्स मिले हैं आपको वो इससे भी कम है, इसका मतलब आपकी जमानत जब्त हो चुकी है जो आपने पेमेंट की थी। फॉर एग्जांपल लोकसभा इलेक्शंस में 25,000 एंड 15,000 इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस, तो वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। पहली कंडीशन, पोलिंग वाज वेरी प्योर, नॉट एप्लीकेबल, इससे कोई आपको आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इससे भी आपको कोई क्लियर कट मैसेज नहीं मिल रहा है कि जमानत जब्त होने के चांसेस हैं। इलेक्टेड कैंडिडेट्स विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वाज वेरी मार्जिनल, नो दिस इज आल्सो नॉट, कैन नॉट बी द केस, दिस इज आल्सो डजंट सीम टू बी द केस जिसकी वजह से आपकी जमानत जब्त हो जाए। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन, A very large number of candidates contested election, सोचो अगर बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट किया है तो वोट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और जब वोट्स डिवाइड हो जाएंगे तो 1/6 टोटल वोट्स ला पाना ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि कॉज ऑफ मल्टीपल मेंबर्स कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, टोटल वोट्स हो गए हैं डिवाइड और किसी के पास भी 1/6 जो है वो वोट नहीं पहुंच पाए हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कि अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले तो जमानत जब्त होने के चांसेस मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाते हैं। तो हमारे लिए फिफ्थ का आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। कंडीशन क्या है डिपॉजिट की, 1/6 से अगर कम, 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट से अगर आपको कम वोट्स मिले हैं तो आपका डिपॉजिट लूज हो जाएगा या फिर आप डिपॉजिट लूज कर जाओगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास देखने को मिल रहा है डी ऑप्शन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, थर्ड ऑप्शन का भी कोई लेना देना नहीं है इससे। डी ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following states of India does not have a legislative council so far even though the constitution 7th amendment act of 1956 provides for it। हमें यह बोल रखा है कि ऐसे कौन सा स्टेट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या फिर जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, जिसने वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल बना के दी, लेकिन वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती नहीं है। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी इज बिहार, सी इज कर्नाटका, डी इज मध्य प्रदेश। सी, महाराष्ट्र के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कर्नाटका के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ऑल्दो पार्लियामेंट हैज अलाउड इट टू हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1956 इटसेल्फ। 1956 से मध्य प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्पेक्ट है, लेकिन उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाता है इसके अंदर दैट इज डी मध्य प्रदेश। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती कैसे है, बिगड़ती कैसे है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 368 वाली मेजोरिटी से आपको एक रिजोल्यूशन पास करना है स्टेट असेंबली में, वो रिजोल्यूशन जाएगा फिर पार्लियामेंट में जाके आप सिंपल मेजोरिटी से उसे अफर्म कर दोगे तो स्टेट के अंदर या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी या बिगड़ जाएगी, जैसा भी स्टेट की डिमांड है। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको पता चल चुका है, जैसे मैंने आपको बताया, डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1956 प्रोवाइड्स फॉर इट। Question number 7. Consider the table given below providing some details for the results of the elections to the Karnataka State Legislative Assembly held in December 1924. Of course 1995 का क्वेश्चन है, तो वहां के करंट अफेयर्स से आपको ये सवाल उठता हुआ दिखता है। अब आपको देखना है कि ऐसा सवाल हमारे यहां भी उठ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल है, डेटा बस स्पेसिफिक है टू 1994। पॉलिटिकल पार्टी में आपको यहाँ परसेंटेज दिखेंगे, किसको कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले, और यहाँ नंबर ऑफ सीट्स दिखेंगी। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ के जो जनता दल है, जनता दल को 36% वोट मिले और नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने अटेन करी 116। कांग्रेस को 31% वोट्स मिले और उनको सीट मिली 35। बीजेपी को 20.4% वोट मिले लेकिन सीट्स मिली 40। मतलब बीजेपी के कांग्रेस से लगभग 11% ऑफ वोट कम थे, मतलब 11% कम वोट मिले बीजेपी को, लेकिन फिर भी 5 सीट उसे ज्यादा मिली। और यहीं से हमारा क्वेश्चन निकल रहा है। इस इलेक्टोरल एनालिसिस के टर्म्स में आप ये देखिए कि जो वोटर सीट डिस्टॉर्शन है, वोटर सीट डिस्टॉर्शन मतलब परसेंटेज कुछ और, सीट अटेनमेंट में वो रेप्लिकेट या रिफ्लेक्ट होती हुई नहीं दिख रही। तो ये किसके एडॉप्शन का रीजन माना जा सकता है, मतलब ये कौन सा सिस्टम है जिसके में आपको ये देखने को मिलेगा कि वोट परसेंटेज आपकी नंबर ऑफ सीट्स पूरी तरीके से शोकेस नहीं कर पाती, वोटर परसेंटेज और सीट्स एलोकेशन में आपको एक डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। वो किस सिस्टम में होता है? सबसे पहला है हमारे पास हेयर सिस्टम।
दूसरा है क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, तीसरा है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज प्लूरल वोट सिस्टम। सी, जिसको हेयर सिस्टम नहीं पता है इसे हम एसटीवी लिख देते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय एसटीवी। ये हेयर सिस्टम होता है, तो ये तो डेफिनेटली हमारा खत्म हो गया। एसटीवी के अंदर तो आप प्रेफरेंस डालते हो, जो हमारा प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं जिसमें आप एसटीवी के थ्रू वोट कर रहे हो, तो उस केस में आपको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम या फिर ये वोटर परसेंटेज और नंबर ऑफ सीट्स में डिस्टॉर्शन नहीं दिखेगा। क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम में क्या है, आप एक ही कैंडिडेट को मल्टीपल प्रेफरेंसेस या मल्टीपल वोट्स प्रोवाइड करते हो, बहुत सारे लोग मिलके, और इवेंचुअली आप इंडिविजुअल वोटिंग सिस्टम जो है, मतलब जो इंडिविजुअल वोट्स है उन्हें दिमाग कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसमें, तो ये भी नहीं है। थर्ड है हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज प्लूरल वोट सिस्टम। इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिस तरीके से हमारे लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये इसमें कभी कभी क्या होता है कि आपको वोटर परसेंटेज हो सकता है आपको ज्यादा मिले, लेकिन आपकी जो सीट्स आपको मिल रही हैं वो कम मिले। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1 2 3। एक में एक को 36% वोट्स मिले, एक में एक को 20% वोट मिले, और एक में एक को 15% वोट मिले। लेकिन यहां ये 15% वोट लाके ही जीत गया, यहां ये 20% वोट लाके हार गया, और यहां 36% वोट लाके जीत गया। तो कम परसेंटेज ऑफ वोट ये नहीं बताता कि आप जीतोगे या फिर हारोगे, ये बताता है कि आपको बस बाकियों से ज्यादा चाहिए। आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाकी परसेंटेज ऑफ वोट से वोटर्स से ज्यादा, जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ज्यादा वोट चाहिए, तो आप जस्टिफाई कर दोगे। तो इसमें हमें जो देखने को मिल रहा है आंसर दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज थर्ड, दैट इज एफपी टीपी, जिसे हम सिस्टम बोलते हैं लोकसभा सिस्टम। तो द करेक्ट ऑप्शन सेवंथ इज थर्ड ऑप्शन। इसे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। हेयर सिस्टम जो देखने को मिल रहा है मैंने आपको बता दिया, दिस इज अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये अलाइन नहीं होता है, जो कंटेक्स्ट दे रखा था क्वेश्चन में, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में यूज होता हुआ दिखता है भारत में। दूसरा है क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, इसके अंदर मल्टीपल वोट्स एलोकेट करते हैं वोटर्स, एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट को, और इसमें इंडिविजुअल वोट की इंफॉर्मेशन निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ये भी फिट होता हुआ नहीं दिख रहा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मैंने आपको बता दिया, जैसे हमारे लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्लूरल वोट सिस्टम। ये सर्टेन इंडिविजुअल्स के पास मल्टीपल वोट्स होते थे, अब ये सिस्टम आपको फंक्शन करता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए यहां भी फिट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर आपको एफपीटीपी सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। द ऑप्शन इज सी, तो 7th का आंसर हो जाता है सी। मूविंग ऑन, ये टेबल आपके सामने दे रखी है, इसमें आपने पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे ऊपर टॉप पे आपको पार्लियामेंट देखने को मिल रही है, उसके 2 हाउस हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल, बेसिकली राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा के अंदर 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, बिल्कुल भाई सही बात है। लोकसभा के अंदर 552 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। इन 250 में से राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड होंगे, और 238 जो हैं वो स्टेट्स और यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहां तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। अब लोकसभा के अंदर एक और इन्होंने डिमार्केशन किया है, नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स प्लस नॉट मोर देन 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस। मतलब 530 से ज्यादा स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, और 2 से ज्यादा एंग्लो इंडियन, 2 से ज्यादा आपको एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट नहीं करने हैं, एटलीस्ट 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट करने हैं। वैसे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, 2019 में एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन था वो खत्म कर दिया गया था। अब यहां आपको एक एक्स मार्क दिख रहा है, अब ये पूछ रहे हैं कि इस एक्स मार्क की जगह क्या होना चाहिए। देखो सीधा सीधा 530 मेंबर्स की बात हो चुकी है, 552 में से 532 मेंबर्स की आप ऑलरेडी बात कर चुके हो, 530 रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स एंड 2 फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब इस एक्स में किन की बात करनी है, उन्हें उन 20 मेंबर्स की बात करनी है जो लोकसभा से गायब होते हुए दिख रहे हैं, जो यहां रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो इन्होंने पूछा है कि यह एक्स किसको रिप्लेस करेगा। पहली चीज, मिनिस्टर्स हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बट हु हैव to get themselves elected in either of the house of the parliament within 6 months after assuming office, कोई लेना देना नहीं है इसका। This is not absolutely wrong। आप अगर थोड़ा बहुत भी आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता है दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नॉट मोर देन 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स, देखो नॉमिनेटेड मेंबर्स का लॉजिक जो है वो राज्यसभा में अप्लाई होता है, हमारे यहाँ लोकसभा में केवल 2 ही एंग्लो इंडियंस होते थे, उसके अलावा कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो बी है वो भी गलत होता हुआ दिखता है। नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटीज, इसको होल्ड पे रखते हैं जरा। And the last one is the Attorney General who has the right to speak and take part in the proceedings of either house of the Parliament। ये आर्टिकल 76 के अंदर अटर्नी जनरल की प्रिविलेजेस, या आर्टिकल 88 जो हम देखते हैं उसके अंदर मेंशन होता हुआ दिखता है, अलग से कहीं पार्लियामेंट में आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे। इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि देखो यहां लॉजिक क्या है, 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, इसका मतलब यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स गायब हैं,
और वो जो 20 हैं वो क्या है, वो यूटीज के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। तो इसका मतलब 8वें का सही जवाब क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर 8th क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, the X would be replaced by not more than 20 representatives of the UTs। इससे हमें पता चलता है कि 250 मेंबर्स में से 12 नॉमिनेटेड है राज्यसभा के अंदर, बाकी 238 जो है वो स्टेट और यूटी से रिप्रेजेंट होंगे। ये जो 552 है इसमें से 550 ही रह गए हैं, 2 एंग्लो इंडियंस खत्म हो चुके हैं, इसमें से 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और 20 यूटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये X उन 20 यूटी मेंबर को ही जस्टिफाई या बेसिकली शोकेस करने की कोशिश कर रहा था। मूविंग ऑन, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है जो आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज और आर अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इसमें से कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एक नेशनल पार्टी जिसे कहा जा सकता है, मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, या फिर पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। सी, इसमें से एक भी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। आज के टाइम में इनमें से एक भी नेशनल पार्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मुस्लिम लीग 1947 के बाद पाकिस्तान जा चुकी है, वही पाकिस्तान बनाने का कारण भी था, तो जिन्ना जी के साथ वो भी पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चली गई। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो है ये वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में काम करती है, रीजनल इन्फ्लुएंस है इसका, 1940 में इसे बनाया गया था, लेकिन इसे किसी भी तरीके से नेशनल पार्टी नहीं कहा जा सकता। ये जो हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में बनाया था, आज भी फंक्शन करता हुआ दिख जाता है आपको कुछ स्टेट्स के अंदर ये, लेकिन इसकी कोई नेशनल इंपॉर्टेंस, इसे नेशनल पार्टी स्टेटस नहीं मिला हुआ है। पेजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया जो पीडब्ल्यूपीआई है, ये महाराष्ट्र में काम करती है, लेकिन इसका रीजनल इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब इनमें से कोई सी भी पार्टी को आप नेशनल स्टेटस या नेशनल पार्टी नहीं कहोगे। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। इसमें आपको यह समझने की भी जरूरत है कि नेशनल पार्टी कहते किसे हैं। नेशनल पार्टी के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया इज कि एटलीस्ट आपके पास 6% सीट्स होनी चाहिए, फ्रॉम 6% वोट्स होने चाहिए इन लोकसभा, फ्रॉम मोर देन 2, 3 और 4 में फ्रॉम मोर देन 3 स्टेट्स। दूसरी कंडीशन है कि आपके पास 2% वैलिड वोट्स होने चाहिए इन लोकसभा, और वो वोट्स जो है वो 3 से ज्यादा स्टेट्स में आने चाहिए। पहले मैंने बोला 6% सीट्स, दूसरा मैंने बोला 2% वैलिड वोट्स दैट मस्ट कम फ्रॉम 3 और मोर स्टेट्स। उससे ज्यादा में आपको ये वोट्स आते हुए दिखने होने चाहिए। दूसरी चीज, एटलीस्ट 3 से 4 स्टेट्स के अंदर आपको स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज किया गया हो। 3 से 4 पार्टी स्टेट्स में अगर आपको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा के अंदर दैट आर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम सेवरल स्टेट्स, आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ वोट शेयर है लोकसभा के अंदर फ्रॉम दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम 3 और 4 मोर स्टेट्स, तब आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। और ये सारी पार्टीज आपको नेशनल पार्टी नहीं दिख रही हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। कि इलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन पढ़ोगे, ऑप्शन को एनालाइज करने की कोशिश करनी है और फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। ऑप्शन ए सेज द रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। मतलब इलेक्शन को रिकमेंड करती है सरकार, नोटिफाई करती है इलेक्शन कमीशन। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इलेक्शन को रिकमेंड करती है इलेक्शन कमीशन और नोटिफाई करती है होम मिनिस्ट्री और होम डिपार्टमेंट की जो होम मिनिस्ट्रीज हैं या स्टेट की जो होम मिनिस्ट्रीज हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि रिकमेंड करती है इलेक्शन कमीशन और नोटिफाई करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर्स। ठीक। जो फोर्थ ऑप्शन में बोल रही थी, नोटिफाई भी वही करती है इलेक्शन कमीशन और रिकमेंड भी इलेक्शन कमीशन ही करती है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं एक बार। पहला बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करती है इलेक्शंस को, इलेक्शन गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड करती है इलेक्शंस को और इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करती है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करती है और सरकार नोटिफाई करती है। तीसरा ऑप्शन है रिकमेंड इलेक्शन कमीशन कर रही है, नोटिफाई प्रेसिडेंट और गवर्नर कर रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन थी रिकमेंड भी इलेक्शन कमीशन कर रही है और नोटिफाई भी इलेक्शन कमीशन ही कर रही है। इसमें से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन मिलता हुआ दिखता है दैट इज सी। जब भी आप इलेक्शंस कंडक्ट होते हुए देखते हैं तो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करते उसके अंदर। इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली क्या करेगी, उसे रिकमेंड करेगी। इलेक्शन कमीशन बताएगी कि इलेक्शंस कब से कब कंडक्ट कराने हैं, किस तरीके से कंडक्ट कराने हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से पिक्चर में आता हुआ दिखेगा। लेकिन नोटिफाई करने की जो जिम्मेदारी है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव की है, हेड ऑफ द स्टेट की है। मतलब यूनियन इलेक्शंस को प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा और हर स्टेट में उस स्टेट का गवर्नर उन इलेक्शंस को नोटिफाई करता हुआ देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज सी। तो मतलब इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन।
फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। जो थर्ड ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज करेक्ट। प्रेसिडेंट और गवर्नर नोटिफाई करते हुए दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द अदर स्टेट्स इन विच लोकायुक्त एक्ट इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर इन इट्स एम्बिट। इसमें यह बोला गया है कौन से ऐसे स्टेट हैं, लोकायुक्त आपको पता है एक ऑम्बड्समैन है जो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए भारत में बनाए गए हैं, लोकपाल एट द यूनियन लेवल, लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल। अब इसमें पूछा गया है कौन से स्टेट के लोकायुक्त के एम्बिट में बेसिकली उनके कंट्रोल में चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। कहां वो, क्या वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी चार्जेस लगा सकते हैं, उनको भी इंक्वायर कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल एंड केरला, सेकंड इज गुजरात एंड महाराष्ट्र, थर्ड इज मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, एंड द डी वन इज राजस्थान एंड कर्नाटका। दिस अ प्रीटी फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है डी, राजस्थान और कर्नाटका के अंदर लोकायुक्त के एम्बिट में आपको चीफ मिनिस्टर भी आते हुए दिख जाते हैं। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो एक्ट है वो 1973 में आपको पिक्चर में आता हुआ दिखा था, और वो चीफ मिनिस्टर को भी उनके कंडक्ट को भी अपने एम्बिट में रखता है। कर्नाटका का जो एक्ट है वो 1984 में आया था, और उसके अंदर भी आपको चीफ मिनिस्टर उनके एम्बिट में आते हुए दिख जाते हैं। ये कुछ ऐसी फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पीवाईक्यू से ही पता चलती हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आसान भाषा में याद ये रखना है कि राजस्थान और कर्नाटका के अंदर जो लोकायुक्त एक्ट है वो चीफ मिनिस्टर को भी एम्बिट में डालते हैं लोकायुक्त के। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया। ऐसी कौन सी बॉडी है जिसे आप संवैधानिक या फिर लीगल नहीं कह सकते? ऐसी कौन सी बॉडी है जिसे किसी एक्ट या संविधान के थ्रू नहीं बनाया गया है, वो हमें चूज करना है। फर्स्ट इज नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, second is the governors conference, third is zonal office and the fourth is interstate council। देखो सबसे पहले मैं एलिमिनेट करूंगा इंटरस्टेट काउंसिल को। अगर आपको पता है इंटरस्टेट काउंसिल आपको आर्टिकल 263 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड दिख जाती है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, तो ये तो अलग होगी। तो बचा कौन सा हमारे पास? फोर्थ हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ये एलिमिनेट हो गया हमारा, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा? करेक्ट ऑप्शन इज ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कैसे देखेंगे? नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, यार ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो प्लानिंग पर्सपेक्टिव में एडवाइज करती है सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, जब भी गवर्नर्स को आपस में कॉन्फ्रेंस करनी होती है रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, तो ये भी एक नॉन लीगल और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द थर्ड इज जोनल काउंसिल्स, इसे भी किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया है, ये भी कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए जोन पर्सपेक्टिव में आपको फंक्शन करती हुई दिख जाती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज नॉन लीगल बॉडीज या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल बॉडीज। ओनली द फोर्थ ऑप्शन जो हमें देखने को मिल रहा है इंटरस्टेट काउंसिल, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन दिखता है अंडर आर्टिकल 263, जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें से केवल इंटरस्टेट काउंसिल ही आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने को मिल रही है। 13th क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज इट लीगल फॉर अ हिंदू मेल एंड इलीगल फॉर अ मुस्लिम मेल टू हैव अ मोर देन वन लिविंग वाइफ। अब बेसिकली आसान भाषा में जनरली हमारा एक मानना है कि पॉलीगैमी जो है वो मुस्लिम्स में अलाउड है, मुस्लिम्स जो है वो एक शादी से ज्यादा कर सकते हैं, बल्कि हिंदूज नहीं कर सकते। पर यहां सवाल ये है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां हिंदू एक से ज्यादा शादी कर सकता है लेकिन मुस्लिम एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, नागालैंड, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। देखिए इसका सही जवाब है गोवा। गोवा के अंदर एक आपको एक अलग गोवन सिविल कोड फंक्शन करता हुआ दिखता है, उसमें यह बोला गया है कि हिंदू जो है वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है लेकिन वाइफ की कंसेंट के साथ। अगर उसकी जो बीवी है अगर वो बोलती है कि हाँ ठीक है भाई दूसरा भाई ब्याह कर ले, शादी कर ले तू, तो वो कर सकता है। ये सेम चीज मुस्लिम्स के ऊपर अलाउ नहीं है, मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई नहीं है। मुस्लिम्स वहां एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, हिंदूज की ये अलाउड है लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द लिविंग वाइफ। नागालैंड के ऊपर किसी के ऊपर कोई वो नहीं है, आपको जितनी शादी करनी है आप उतनी करो। मिजोरम के अंदर भी यही है और अरुणाचल के ऊपर अंदर भी आपको कोई बैन या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ नहीं दिखता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का सी, दैट इज गोवा। पॉलीगेमी स्टेटस गोवन सिविल कोड के अंदर इसे हम गोवा फैमिली लॉ भी बोलते हैं। ये रेजिडेंट्स ऑफ गोवा के ऊपर फंक्शन करता है। हिंदूज के लिए हिंदू कैन रीमैरी लेकिन कंसेंट चाहिए किसका? वाइफ का। मुस्लिम्स के लिए पॉलीगेमी इज नॉट एप्लीकेबल। गोवा के अंदर मुस्लिम्स जो है वो मल्टीपल शादी नहीं कर सकते, केवल एक ही लिविंग वाइफ रख सकते हैं। नागालैंड के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोहिबिशंस नहीं है किसी भी रिलीजन के ऊपर पॉलीगैमी के लिए। मिजोरम के लिए भी सेम है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। पॉलीगैमी आपको कोई रेस्ट्रिक्शन आपको पॉलीगैमी स्टेटस पे मिजोरम के अंदर भी नहीं लगते हुए दिखेंगे। सेम गोज विद अरुणाचल प्रदेश।
कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपको अरुणाचल प्रदेश में भी एक से ज्यादा शादी के ऊपर लगते हुए नहीं दिखते हैं। अब जितने भी मेरे भाई बंधु ये देख रहे हैं, इस चक्कर में इन स्टेट्स में भाग जाना, क्योंकि वहां एक से ज्यादा शादी कर सकते हो। एक भी नहीं झेली जाती इंसान पे, एक से ज्यादा क्या झेलोगे तुम। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट टू लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? इसमें से कौन सी चीज है जिसे आप लोकल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से गलत बोल सकते हो? इनकरेक्ट बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टीयर इन द फेडरल सिस्टम। पहले इसको नोट डाउन करते हैं जरा। ये बोल रहा है, संविधान बोल रहा है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट टीयर सिस्टम नहीं है। मतलब हमारे यहाँ 2 टीयर ऑफ गवर्नेंस है, और जो 3rd टीयर ऑफ गवर्नेंस है लोकल गवर्नेंस, वो अटैच्ड है किसके साथ? 2nd टीयर के साथ। ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है 30% ऑफ सीट जो है लोकल बॉडीज के अंदर वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। तीसरा, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस को प्रोवाइड करने के लिए कमीशन बनाई जाएगी, और इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए लोकल बॉडीज में भी एक कमीशन बनाई जाएगी। तो देखो, 1/3 ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो चुका है, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करने के लिए जिससे लोकल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया जा सके। तो यहां आपको एसएफसी बनती हुई दिख रही है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए एक स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन भी बनाई जाएगी जिसे हम बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो थर्ड ऑफ ये जो फोर्थ ऑफ स्टेटमेंट आपको ये भी सही मिल रहा है। मतलब 30% सीट भी ठीक, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी ठीक, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी ठीक। बचा क्या? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टीयर ऑफ फेडरल सिस्टम। दिस इज रॉन्ग। लोकल गवर्नमेंट इज एन इंडिपेंडेंट टीयर सिस्टम। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके 1992 के अंदर आपने एक 3rd टीयर ऑफ गवर्नेंस बना दिया, और आज की डेट में भारत में 3 टीयर देखने को मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब भी आपको यही देखने को मिल रहा है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एक इंडिपेंडेंट टीयर नहीं है, लोकल गवर्नमेंट भी एक इंडिपेंडेंट टीयर है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है, राइट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, द दिनेश गोस्वामी कमिटी वाज कंसर्न्ड विद। ये जो दिनेश गोस्वामी कमिटी बनाई गई थी ये किससे कंसर्न कर रही थी? डीनेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, स्टेप टू पुट डाउन इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, एंड द फोर्थ इज द प्रॉब्लम ऑफ चकमास। सी, दिनेश गोस्वामी कमिटीज अगर आपने पढ़ा है तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये डायरेक्टली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से डील करती है। 1990 में इस कमेटी को बनाया गया था, 1990 में इस कमेटी को बनाया गया था, और इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। सबसे पहले जैसे बताया गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म से पूरी तरीके से फोकस थी। बनी कब थी? 1990 में बनी गई थी। पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और ट्रांसपेरेंसी जैसे इश्यूज को डील करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। इससे कुछ रिकमेंडेशंस थे। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, क्योंकि अगर पैसा इलेक्शंस के टाइम पे कम कर दिया जाएगा तो करप्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने सजेशन दिया था, जस्ट लाइक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, कि इस स्टेट को ही, सरकार को ही इलेक्शंस फंड कर देने शुरू कर देने चाहिए, जिससे ब्लैक मनी का और जो करप्शन के केसेस हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस वो कम होते हुए दिखें। रिक्वायरमेंट जो है कैंडिडेट को, जो आप आज की डेट में आप देखते हैं कि पूरी तरीके से अपना पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं वो, कि क्या क्या उन्होंने क्या है, क्या क्या उनकी एजुकेशन है, कितनी क्रिमिनल केसेस हैं, कितनी जायदाद है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब चीज तो उन्होंने ही बोला था कि स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोज करे कैंडिडेट अपने बारे में, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी आ पाए। कोड ऑफ कंडक्ट को पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ये भी इनका रिकमेंडेशन था। और साथ के साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, बिकॉज लॉ मेकर्स कैन नॉट बी लॉ ब्रेकर्स। और जो बाकी ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं इनका दिनेश गोस्वामी कमेटी से कोई लेना देना नहीं था, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। ये 1995 के कुछ क्वेश्चंस थे। आई विल बी बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ इट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ चहल एकेडमी पर। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।